नया IBN 7 हौसला है। नया IBN 7 हौसला है। सबैजना यही बस्ने पुरै यहाँ तनाव स्थिति भएको छ यहाँ। यता किसान रोको चाहिँ सबैजना बस्नु होला सबैजना। एकदम ठुलो आयो, खतरो आयो, भत्कियो यार। के पुरै बाहिर जाऊ न, बाहिर जाऊ न। हेलो दाजु, कता हो? यो भुइँचालो गरेर लास्टमा हो। कतिको आएको हो यो? यत्रो गाडी दिन रोयो थियो नि त। 6.5 क्रस गरिरहेको छ क्या यो त। हेलो दाजु, कता हो? यो भुइँचालो गरेर लास्टमा हो। कतिको आएको हो यो? यत्रो गाडी दिन रोयो थियो नि त। 6.5 क्रस गरिरहेको छ क्या यो त। कताबाट आएको के टेन्सन अब यहाँ न चर्केको मा। ओइ आशिष, आशिष आज ओइ आशिष, अहिले त अब म यहाँ त घरै बस्छु त। रोड सोड सब भत्केछ त मुझे। रोड सोड सब त्यो बाटो त कसले लान्छ नाच। ये वीडियो उस वक्त का है जब नेपाल में भूकंप आया। उस वक्त एक नेपाली सीरियल, नेपाली प्रैंकस्टर की शूटिंग चल रही थी। भूकंप के बावजूद टीम ने दिलेरी दिखाई और कैमरा चालू रखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा जा रहा है। नेपाल भूकंप की त्रासदी से अभी उबर ही रहा है कि यहाँ एक और त्रासदी का कहर शुरू हो गया है। इस बार नेपाल में आया है बेईमानी का भूकंप। पीड़ितों की मदद के लिए मोटी रकम ऐंठी जा रही है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। टैक्सी का किराया दुगना हो गया है। जो लोग कुदरत के भूकंप से बच गए, उन्हें बेईमानी के इस भूकंप से कौन बचाएगा? देखिए हमारी एक खास पड़ताल। चार दिन पहले आए विनाशकारी भूकंप ने पड़ोसी देश नेपाल को तबाह कर दिया। जमींदोज इमारतें, खंडहर बने मकान और उदास चेहरे इस विध्वंस के गवाह हैं। भूकंप के 4 दिन बाद नेपाल एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, मगर विपदा बहुत बड़ी है और मदद नाकाफी साबित हो रही है। पानी जो है सब खत्म हो गया है। अभी एक बूंद पानी के लिए सब लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन टैंकी में भी पानी नहीं है। लोग परेशान हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में कुछ ऐसे भी मतलबी हैं जिन्हें इंसान के दर्द से कोई मतलब नहीं। हम बात कर रहे हैं उन बेईमान और मौका परस्त लोगों की जो आपदा की इस घड़ी में बेबस लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। 40% बढ़ गया है। सब्जी जो 50 में मिलते हैं 80-90 हो गया है और सामान का दाम 20% मैक्सिमम बढ़ गया। 200 का 400 बोल रहा है। तो दाल है, दाल भी महंगा है, खाने को लिए कुछ नहीं है। नेपाल में सब मुर्गा मारेगा, सबको महंगा पड़ेगा। गाड़ी चढ़ने को भी 100 200 में आएगा। बिस्किट, पीने का पानी, किराने का सामान और सब्जियों की कालाबाजारी सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यही वो जरूरी चीजें हैं जिनकी जरूरत पीड़ितों को सबसे ज्यादा है।
मिनरल वाटर की एक बोतल 80 से 100 रुपए में बिक रही है। सब्जी और फल के दाम में 50% का इजाफा हुआ है। ब्रेड और बिस्किट के दाम 25% बढ़ गए हैं। अंडा भी दोगुने रेट पर बिक रहा है। किराने के सामान के दाम 25% तक बढ़ गए हैं। 3 दिन से बहुत परेशान है, पूछो मत आप। पीने का पानी तक नहीं है एयरपोर्ट के अंदर, पीने का पानी नहीं है एयरपोर्ट के अंदर, और कहीं आजू बाजू मिल भी नहीं रहा है। आधा लीटर बोतल का हमने 300 रुपए नेपाली में खरीदा है पानी, आप मानते हो? दुकान में से एक बोतल पानी का लिया 15 में, ऐसे 15 रुपए में बोतल खरीदे थे। उधर उस टाइम पर 1 घंटे के बाद तो 50 रुपए में मिला, फिर उसके बाद 100 रुपए में, 200 रुपए में ऐसे मिलने लगा। होटलों और रेस्टोरों में खाने पीने की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। तमाम होटल और ढाबे भूकंप का शिकार हो गए हैं और जो बचे हैं वो मनमाने दाम वसूल रहे हैं। दाल चावल सब्जी की थाली 250 रुपए में मिल रही है। ब्रेड ऑमलेट के लिए 100 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जो लेने जाए ना वो ज्यादा महंगे ही हो गया, 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ही महंगा हो गया। आज सुबह ले आया एक सामान, वो भी ज्यादा, कल से आज ज्यादा ही हो गया, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा, हम भी ज्यादा बेचना ही पड़ेगा, क्या करेगा। काठमांडू में बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी इस आपदा का शिकार हुए हैं। भूकंप के बाद हर कोई जल्दी से जल्दी अपने घर लौटना चाहता है। टैक्सी वाले भी लोगों की इस परेशानी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। टैक्सी का किराया करीब दोगुना बढ़ गया है। जितनी दूरी के लिए पहले 1000 रुपए लगते थे, अब 1800 रुपए देने पड़ रहे हैं। सवारी बसों का किराया भी 40% बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल के दाम भी 20% बढ़ गए हैं। नेपाल सरकार बेईमानी के इस भूकंप से अनजान नहीं है। बेईमानी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की गरज से नेपाल के गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोगों में काफी रोष है, काफी गुस्सा है जाहिर तौर पे, क्योंकि उन्हें जो वो सामान आज के पहले वो 100 रुपए में खरीद रहे थे, आज उसी सामान के लिए उन्हें 130-140 रुपए निकालने पड़ रहे हैं, और वो भी वैसे समय में जब वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। प्राकृतिक विपत्ति का फायदा उठाने और तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसी त्रासदियां इंसानियत और इंसान के ज़मीर का इम्तिहान लेती हैं। इस मुश्किल दौर में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना गलत तो है ही, इंसानियत के नाम पर काला धब्बा भी है। अगर नेपाल का हर बाशिंदा एकजुट होकर भूकंप की विनाश लीला का मुकाबला करेगा तो पूरा राष्ट्र तेजी से अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। काठमांडू में टीम IBN 7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बर्बादी के बीच भी जिंदगी किस तरह अपना रास्ता ढूंढती है। मैं इस वक्त एक राहत कैंप में हूं और यहाँ तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ ये कुछ युवा लड़के लड़कियां गाने गा रहे हैं और यहाँ तमाम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें दुख की इस घड़ी में भी खुश रहना चाहिए। तो ये एक जज्बा है जो लोगों को हिम्मत देगा और उन्हें सदमे से उबरने के लिए शायद प्रेरित करेगा। हम चलते हैं अगली खबर की ओर। राहत और बचाव का काम अब नेपाल के दूर दराज इलाकों में पहुंचना शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर से खाना गिराने का काम हो रहा है। मलबा वैसे जैसे जैसे हट रहा है, मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। 5000 का आंकड़ा छू चुका है मरने वालों की तादाद का आंकड़ा। हमारी ग्राउंड जीरो से ये सीधी रिपोर्ट देखिए। भूकंप के 4 दिन बाद जैसे जैसे लोग मलबों से बाहर आ रहे हैं, उस खौफनाक वक्त की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए कैसे जब 7.9 तीव्रता का भूकंप आया तो ये इमारतें हिलने लगीं। ऐसा लगा कि कोई इन इमारतों को झकझोर रहा है। इमारतों से टूट टूट कर गिर रहा सीमेंट गुबार बनकर ऊपर उठने लगा। ये एक और तस्वीर देखिए, भूकंप के बाद कैसे इस कमरे में रखा सामान हर तरफ बिखरने लगा। ये बुक शेल्फ जोर जोर से हिलने लगा। चंद सेकंड तक ऐसे ही सब कुछ चला। नेपाल को तबाह कर देने वाले इस भूकंप के बाद की और तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई हैं। सैकड़ों फीट ऊपर से ली गई इन तस्वीरों में देखिए भूकंप ने नेपाल के इतिहास को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ये देखिए, ये वीडियो है भक्तपुर स्क्वायर का। भक्तपुर काठमांडू से सटा हुआ है और इसे प्राचीन शहर का दर्जा हासिल था। प्राचीन नेपाल की तमाम निशानियां इस शहर में बिखरी हुई हैं। भूकंप ने इसके स्क्वायर को नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हुए ड्रोन ने स्वयंभूनाथ स्तूप की तस्वीरें भी रिकॉर्ड की। ये स्तूप बौद्ध धर्म के मानने वालों का बड़ा तीर्थ माना जाता है। इस स्तूप को भी खासा नुकसान पहुंचा है। एक और ऐतिहासिक इमारत थी
पाटन स्क्वायर। ये काठमांडू के बीचों बीच थी, जहां छोटे छोटे मंदिरों के समूह थे और जो हर साल सैलानियों को आकृष्ट करती थी। ये काठमांडू में मौजूद 3 दरबार स्क्वायर्स में से एक था। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल था। ये सब अब जमींदोज हो चुका है। तबाही के इस मंजर के बीच नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रॉयटर्स से बात करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आशंका जताई कि मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो सकती है। वैसे भूकंप के 72 घंटे बीत जाने के बाद अब मलबे में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद भी कम ही बची है। बीच बीच में हो रही बारिश राहत काम को और ज्यादा मुश्किल कर रही है। ये जब भूकंप आया था उस समय एक जो महाशय थे, जो उनके छोटे भाई थे इसके मालिक के, वो वहाँ उस जगह पे वहाँ पर थे। और क्योंकि ये सारे मकान सटे हुए हैं तो जैसे ही भूकंप का झटका आया वो कूद के इस वाली बिल्डिंग पे चढ़ गए और उसके बाद वो इस कोने पे आए और यहाँ आने के बाद वो घायल अवस्था में बेहोश हालत में मिले। लेकिन उनके पिता, उनके बाकी जो परिवार के मेंबर्स थे, उनकी पत्नी और बाकी जो बच्चे थे, जो स्टाफ थे, सारे के सारे यहाँ इस घर में मृत पाए गए। राहत और बचाव कर्मियों के सामने अब चुनौती महामारी के खतरे से निपटने की है। भारत समेत तमाम देशों की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत सरकार से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हमारे सहयोगी ईटीवी के संवाददाता कुमार प्रबोध जब भूकंप से तबाह फुआल गांव पहुंचे तो वहां लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, प्रधानमंत्री मोदी। किनसे उम्मीद है, क्या उम्मीद है? अभी तो इंडिया सरकार से, वो मोदी राजनेता से हम लोग ने सुना है इंडिया गवर्नमेंट में नेपाल के लिए बहुत कुछ राहत के लिए सामान भेजा है। अभी इस गांव में अभी तक कोई भी यहाँ राहत की सामग्री नहीं आया है अभी तक। जिंदगी के लिए हो रही इस जंग के बीच IBN 7 की टीम तमाम मुश्किलों को पार करते हुए ललितपुर जिले जा पहुंची। 16वीं शताब्दी में बसाए गए शहर का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस गांव में अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। रुकू ने अपनी बेटी खोई है। रुकू और राजू सदमे में है, लेकिन सरकारी मदद की भी अपेक्षा जो है ये यहाँ पर दुखी है। रुकू के आंखों में हम आंसू यहाँ पर देख सकते हैं। रुकू हिंदी नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हिंदी समझती जरूर हैं। रुकू इस बीच नेपाल में सामूहिक चिताएं जलाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। नदियों के किनारे जगह जगह जलती हुई ये चिताएं एक खौफनाक याद की तरह हमेशा लोगों के जहन में बसी रहेंगी। नेपाल में टीम IBN 7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल में जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त एक नेपाली सीरियल की शूटिंग चल रही थी। भूकंप के बावजूद उस टीम ने दिलेरी दिखाते हुए अपना कैमरा चालू रखा और उनके कैमरों में लाइव भूकंप के जो दृश्य कैद हुए वो बेहद खौफनाक हैं, हैरान कर देने वाले हैं। आप एक बार फिर देखिए वो वीडियो। पुरै यहाँ तनाव स्थिति भएको छ यहाँ। यता खिचन रोको चाहिँ। सबैजना बस्नु होला, सबैजना। एकदम ठुलो आयो, खतरो आयो। भत्क्यो यार। बाहिर जाऊ न, बाहिर जाऊ न। हेलो दाजु, कता हो? यो भुइँचालो गरेर लास्टमा हो। कतिको आगो हो यो?
लोड है कैमरे यत्रो गाडी चाहिँ नै रोयो थियो नि त 6.5 क्रस गर्दै छ क्या यो हेलो दाजु कुन हो यो भुइँचालो गरेर लास्टमा कतिको आएको यो कस्तो लोड है कैमरे यत्रो गाडी चाहिँ नै रोयो थियो नि त 6.5 क्रस गर्दै छ क्या यो कताबाट के टेन्सन अब यहाँ न सर्केको मा ओए आशिष आशिष आज ओए आशिष अहिले त अब म यहाँ त घरै बस्छु त रोड सोड सब भत्केछ त मुझे रोड सोड सब त्यो बाटो त कसले लान्छ नाच और अब बात करते हैं जयपुर के नौजवान शुभम शर्मा की, जिनके पिता बृजमोहन शर्मा भारतीय नौसेना में इंजीनियर हैं और एक पर्वतारोही भी। जिस वक्त नेपाल में भूकंप आया उस वक्त बृजमोहन शर्मा अपनी टीम के साथ मिशन एवरेस्ट पर निकले थे। शुभम ने IBN-7 के जरिए अपने पिता को तलाशने की गुहार लगाई और कुछ घंटों बाद ही शुभम को मिली एक खुशखबरी। आप भी देखिए खौफ के खुशी में बदलने की ये कहानी। भारतीय नौसेना में इंजीनियर बृजमोहन अपनी टीम के साथ मिशन एवरेस्ट पर निकले थे। जिस वक्त नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया उस वक्त वो एवरेस्ट के बेस कैंप में थे। भूकंप के बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं था। जयपुर में उनके परिजनों का बुरा हाल था। उनके बेटे ने IBN-7 के साथ अपना दर्द साझा किया और पिता की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें तलाशने की अपील की। कैसे भी करके एक बार बात हो जाए मेरी, मैं चाहता हूँ अपने पापा से बात करना। प्लीज आप मेरा उनसे कांटेक्ट करवा दीजिए। ये मेरे पापा हैं। IBN-7 ने शुभम की बात एवरेस्ट पर फंसे पर्वतारोहियों के बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे कर्नल अरुण मलिक से कराई। He is from Jaipur, Rajasthan, in a short place, Chomu, Rajasthan. Sir, Chomu is a village name. Okay. And 42 years old. And he is about to reach Mount Lhotse on 25th of April. Shubham, what was his location on 25th of April? Are you aware? No, sir. Last contact with me on 20th April. IBN-7 पर बृजमोहन शर्मा की तस्वीर और उनके परिवार की अपील देखने के बाद मुंबई में रहने वाले संजय भिगाडे ने एक अच्छी खबर सुनाई। संजय ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बृजमोहन शर्मा की ताजा फोटो लगाई और लिखा है कि मेरी ब्रिज से लंबी बात हुई है, वो एवरेस्ट बेस कैंप में सुरक्षित है। सभी भारतीय सुरक्षित है, लेकिन अलग अलग कैंपों में फंसे हुए हैं। ब्रिज 24 को ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते उसे बेस कैंप में ही रुकना पड़ा। इस बीच भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी और ऑस्ट्रिया के पर्वतारोही हैंस ने एवरेस्ट पर आए भूकंप की तस्वीरें जारी करते हुए अपना खौफनाक अनुभव साझा किया है। Just the basic what it looks like right now. We are planning to head back down now, but we do not know how safe it is going to be. We're going to try and plan our movement now. Very sad experience for me. I was up in the steep ice fall when the earthquake is coming. All is shaking. अर्जुन के दल में 35 पर्वतारोही थे और सब सुरक्षित हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कई पर्वतारोहियों की मौत भी हुई है, लिहाजा अगली सूचना तक मिशन एवरेस्ट रोक दिया गया है और सभी पर्वतारोहियों को वापस लाया जा रहा है। नेपाल में टीम IBN-7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। काठमांडू से हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप बने रहिए IBN-7 के साथ।